हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज 9th ऑफ अप्रैल एंड 9th ऑफ अप्रैल करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि जो भी मेरा सब्सक्राइबर है, अगर उसने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले, क्योंकि कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होना चाहिए और आपकी प्रिपरेशन में हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप जानते हो कि मैं आपको पहले इंडेक्स बताता हूँ। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अभी वर्डिक्ट दिया है ऑन तमिलनाडु गवर्नर आर.एन. रवि। इन्होंने क्या किया कि कई सारे स्टेट बिल को रिजर्व कर लिया और वी कैन से स्टेट बिल को विथहोल्ड कर लिया फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब वो कौन सा आर्टिकल है, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया है, टाइम लिमिट सेट कर दिया गवर्नर की, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर ट्रंप थ्रेटन टू इम्पोज 104% टैरिफ ऑन चाइना। देखो, चाइना ने क्या हुआ था, जैसे ही ट्रंप ने 3 अप्रैल को टैरिफ पब्लिश किया कि कई सारे कंट्रियों में कई सारे टैरिफ लगाए जाएंगे, वो जब जैसे ही अनाउंस किया वैसे ही कई सारी कंट्री ने काउंटर वीकेंड से इसके लिए टैरिफ लगाना यूएसए पर भी स्टार्ट कर दिया। इसमें एक चाइना भी थी। चाइना ने बोला कि हम भी यूएसए के प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाएंगे, वीकेंड से हम भी काउंटर करेंगे इनको। तो क्या हुआ कि ट्रंप ने बोला, देखो अगर तुमने काउंटर किया तो तुम्हारे ऊपर 104% टैरिफ लगाऊंगा। अब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर इंडिया एंड पोर्तुगल टॉक ऑन साइडलाइन ऑफ प्रेसिडेंट विजिट। जैसे आप जानते हो कि हमारी प्रेसिडेंट मैम 2 कंट्री की विजिट पर गई हैं। पहली है पोर्तुगल और दूसरी है स्लोवाकिया। अब देखो, पोर्तुगल में अभी पहुंची है, मीटिंग हो गई है, अब स्लोवाकिया चली गई हैं। अब पोर्तुगल में क्या डिस्कस हुआ, क्या है, क्यों गई है और कितने साल बाद प्रेसिडेंट गया है, ये मैं आपको सब बताऊंगा। देन आफ्टर इंडिया एंड यूएई मीटिंग। देखो क्या है, अभी इंडिया के हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब और यूएई के काउंटर पार्ट, इनकी मीटिंग हुई दिल्ली में और क्या डिस्कस हुआ वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर इम्पैक्ट ऑफ एमएसएमई रिवीजन। देखो, आपको मैं बताता हूं कि 1 अप्रैल से एमएसएमई का रिवीजन हो गया इन टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। वो मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस में, बट अब हम समझेंगे कि इससे इम्पैक्ट क्या होगा एमएसएमई को। क्लियर। देन आफ्टर स्मार्टफोन एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट की ग्रोथ हो गई है 54% एक्सपोर्ट की ग्रोथ हुई है। और कितना एक्सपोर्ट रहा है स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट, ये भी आपको बताऊंगा। इवन इसमें कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा किसका है ये भी बताऊंगा। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन तमिलनाडु गवर्नर पोजीशन ऑन रिजर्विंग द बिल ऑफ तमिलनाडु। देखो क्या है कि अभी नवंबर 2023 की बात है। क्या हुआ था, जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं आर.एन. रवि, इन्होंने क्या किया, 10 बिल ऑफ स्टेट गवर्नर आर रिजर्व्ड फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। अब एक क्या हुआ, इसको प्रेसिडेंट कंसिडरेशन कर दिया, बट ये बिल का रेजोल्यूशन नहीं हुआ। इवन आपको बताऊं, मैं बताते हैं कि प्रेसिडेंट में 2 बिल को, शायद आई थिंक 2 बिल को असेंट दे दिया और रिमेनिंग बिल को रिजेक्ट कर दिया। और प्रेसिडेंट कोई बाउंडेशन नहीं है कि असेंट दे। क्लियर। बट यहां प्रॉब्लम क्या है, ये तो बिल्कुल लिखा हुआ है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा है सब कुछ। इवन आर्टिकल नंबर 200 में लिखा हुआ है कि गवर्नर हैज 3 पावर रिगार्डिंग असेंट टू स्टेट बिल। कौन कौन से, फर्स्ट है, पहले तो असेंट दे दो आप, अगर आपको बिल्कुल सक्सेस लग रहा है, असेंट टू द बिल। गवर्नर किसी भी बिल को असेंट दे सकता है। क्लियर। सेकंड क्या है, विथहोल्ड दी बिल, आप बिल को विथहोल्ड कर सकते हो। वी कैन से थर्ड, सेंड फॉर reconsideration to president।
प्रेसिडेंट को आप बिल के लिए रिजर्व कर सकते हो कि प्रेसिडेंट इसको कैसा करेगा, प्रेसिडेंट इसको असेंट देगा। क्लियर। बट क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, गवर्नर ने कई सारे बिल को पहले वितो वीकॉन से रीसेंड कर दिया, रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया। क्या करा, कई सारे बिल को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिकंसिडर के लिए भेज दिया। और जब ये बिल रिटर्न होके, वीकेंड से चेंजेस होके जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से वापस आए, तो भी इन्होंने क्या किया, उसे असेंट देने की जगह प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया। और ये सबसे बड़ा अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन काम किया है, क्योंकि एक बार रिकंस्ट्रक्शन के बाद इट इज बाउंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द असेंट टू द बिल। क्या होता है, कोई भी बिल जब पास होता है, जब पार्लियामेंट से या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, तो पहले वो फर्स्ट हाउस में जाएगा, देन आफ्टर सेकेंड हाउस में जाएगा, फिर देन आफ्टर या तो पार्लियामेंट से पास हुआ तो प्रेसिडेंट के पास जाता है असेंट के लिए, तभी वो लॉ बन पाता है। इवन अगर स्टेट पास कर रही है तो वो गवर्नर के पास जाएगा असेंट के लिए। किसके लिए, असेंट के लिए। तो इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गई कि यार गवर्नर साहब गलत कर रहे हैं तमिलनाडु के, क्या करना चाहिए इनका। तो गवर्नर साहब को अच्छे से सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि जितने भी गवर्नर हैं अब उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं बताता हूं क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। अगर गवर्नर कैन withhold bill only for maximum period of 1 month, कितना, 1 month on the aid and advice of, on the aid and advice of state cabinet। क्लियर, ये आ गया। सेकंड क्या बोला कि गवर्नर कैन विथहोल्ड, ये तो हो गया बिल 1 महीने में विथहोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 मंथ। गवर्नर कैन रिकंसिडर बिल विथिन 1 मंथ। क्लियर। और उसके बाद अगर गवर्नर आर बाउंड टू गिव असेंट आफ्टर बिल रिटर्न फ्रॉम दी हाउस। कौन सा बिल, रिकंसिडर्ड बिल। कौन सा, रिकंसिडर्ड बिल। तो क्या है कि गवर्नर पर बाउंडेशन लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको अगर रिजर्व करना है प्रेसिडेंट के लिए बिल तो आपको फर्स्ट इंस्टांट में ही करना पड़ेगा। इफ गवर्नर, थोड़ा लैंग्वेज में चेंज हो सकता है, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, गवर्नर सीक टू रिजर्व the bill for president consideration has to be done in first instant या फर्स्ट केसेस। क्लियर। अगर रिकंसिडर होके वो बिल आ गया हाउस से तो गवर्नर को असेंट देना ही पड़ेगा। फिर अब इन्हें आर एन रवि जी ने क्या किया, पहले तो इसको रिकंसिडर के लिए स्टेट में भेज दिया लेजिस्लेटिव असेंबली में कि आप इस बिल को रिकंसिडर करो, ये बिल में कोई ना कोई कमी है। फिर ये रिकंसिडर होके आ गए, फिर इसको प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया अंडर आर्टिकल नंबर 200, अंडर आर्टिकल नंबर 200। तो ये प्रॉब्लम हुई यहां पर। क्लियर।
तो अब गवर्नर को बाउंडेशन हो गई, याद रखना। क्लियर, चलते अपन आगे। ट्रंप थिंकिंग टू इम्पोज 104% टैरिफ ऑन चाइना। एक और न्यूज थी, मिस कर दी, मैं लास्ट में बता दूंगा। ट्रंप थिंकिंग टू इम्पोज 104% टैरिफ ऑन इंडिया। क्या हुआ मैं आपको बताता हूं कि अभी ट्रंप ने कई सारी कंट्री पर टैरिफ लगाए। क्लियर, जिसमें चाइना भी थी। अब चाइना पर कितना लगाया, तो देखो चाइना पर इनिशियली तो 20% लगा दिया था इन्होंने, देन आफ्टर 34% और लगा दिया, तो कितना हो गया, 54% हो गया। टैरिफ चाइना पर कितना हो गया, 54% हो गया। बट चाइना ने काउंटर करना स्टार्ट किया। चाइना बोली कि यूएसए गलत कर रही है टैरिफ लगा के चाइना के प्रोडक्ट पर, अब हम भी वी कैन से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, हम भी लगाएंगे। अब तो क्या हुआ, इससे वी कैन से यूएसए भड़क गई और यूएसए ने बोला, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, कि अगर चाइना लगाती है टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ यूएसए के प्रोडक्ट पर, तो डेफिनेटली वी विल इम्पोज 104% टैरिफ ऑन चाइना। 104% टैरिफ ऑन चाइना, दैट इज माय फाइनल डिसीजन। बस ये कहानी है। क्लियर, अब इसका क्या वी कैन से काउंटर आता है, या फिर वी कैन से एंटी वर्ड कौन सा आता है, हॉट टॉक हो रही है। क्लियर, ये हमारे शी जिनपिंग हैं, हमारे तो नहीं, क्योंकि 2020 में इन्होंने कई सारा स्टैंड ऑफ कराया था हमारे ईस्टर्न लद्दाख में, तो हम वी कैन नॉट से इट इज बिलोंग टू अवर। क्लियर, ये हमारे पहले थे, हमारे अब हमारे नहीं रहे हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि टैरिफ इंडिया पर भी लगा दिया, जो कि परसेंटेज है 26%। इवन हमें लॉस कितना हुआ, ऑटोमोबाइल सेक्टर का लॉस हो रहा है हमको, इवन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का भी लॉस हो रहा है हमको। कितना सारा लॉस हो रहा है इंडिया का एक्सपोर्ट का, तो ये हमारे अब रहे नहीं। अब हालांकि ये बोलते हैं कि इंडिया मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और डोनाल्ड ट्रंप भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, बट मैं टैरिफ इंपोज करूंगा, बट ये गलत है। दोस्त के साथ कभी भी गलत मत करो। चलते अपन आगे। देखो एक और न्यूज़ मैं बता देता हूं आपको, यही बता देता हूं क्या हुआ है कि ईरान में क्या हुआ था। जैसे 2015 में, बिफोर 2015 से क्या कर रहा था ईरान वी कैन से यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा था। यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा था। अब ये यूरेनियम एनरिचमेंट क्या होता है, देखो क्या होता है यूरेनियम एनरिचमेंट का मतलब कि न्यूक्लियर बम बनाना। क्या होता है, यूरेनियम को एनरिच करना पड़ता है। अब कितना परसेंट एनरिच करते हो, अगर कोई 5% करता है, 4% करता है, तो इसका मतलब वो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम का यूज करेगा फॉर जनरेटिंग एनर्जी। क्लियर, जनरेट करने के लिए। अब सुनो मेरी बात, अब अगर इसी का एनरिचमेंट 90% क्या आता है, तो दैट लीड टू द डेवलपिंग न्यूक्लियर बम। कोई भी कंट्री डेवलपिंग न्यूक्लियर बम बना रही है, वो अगर ज्यादा एनरिचमेंट कर रही है, न्यूक्लियर बम बना रही है। क्लियर, अब क्या हुआ कि ये बात चली वर्ल्ड को कि यार ईरान ऐसा कर रही है, क्योंकि सैटेलाइट में छुपता तो कुछ है नहीं। क्लियर, तो ईरान पर कई सारे सैंक्शन लगाए गए। क्या लगाया गया, ईरान पर कई सारे सैंक्शन लगाए गए। अब इसी को देखते हुए ईरान ने टॉक स्टार्ट करी 2015 में, जिसको बोलते हैं P5+1। P5 क्या है, परमानेंट 5 मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, और एक जर्मनी भी है। क्लियर, ये कंट्रियां बैठी, और यूरोपियन यूनियन भी है, याद रखना, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन, ये सारी कंट्रियां बैठ के ईरान से टॉक करी गई कि अगर आप यूरेनियम एनरिचमेंट को कंट्रोल नहीं करते हो, तो आपके ऊपर ये सैंक्शन कंटिन्यू करेगा। सैंक्शन हटाने के लिए, रिलीफ मिलने के लिए आपको यूरेनियम एनरिचमेंट का कम करना पड़ेगा, आप न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए यूज कर सकते हो। क्लियर, देन आफ्टर क्या हुआ, ईरान ने, इसी को बोलते हैं जॉइंट कंप्रेहेंसिव एक्शन प्लान।
क्लियर। जॉइंट कंप्रेहेंसिव एक्शन प्लान बोलते हैं इसको, जो P5+1 की मीटिंग हुई थी ईरान के साथ। बट क्या हुआ कि ईरान ने कई सारा कंट्रोल किया, बट यूएसए धोखा दे गई। क्या हुआ इन 2018 जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यह बोल दिया कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल ऑन द ईरान रिगार्डिंग यूरेनियम एनरिचमेंट। क्या बोला डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि हम विड्रॉल कर रहे हैं विद अ P5+ मीटिंग और जॉइंट कंप्रेहेंसिव एक्शन प्लान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वी आर थिंकिंग ओनली फॉर द यूएसए और द लोकल पीपल, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोकसिंग ऑन द अदर कंट्री व्हाट दे आर डूइंग। क्लियर। इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब का स्टेटमेंट आया। इसके बाद क्या हुआ मेरे दोस्तों कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यह बोला, इसके बाद क्या हुआ, ईरान ने फिर से एनरिचमेंट बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ईरान को पता चल गया कि मेन कंट्री तो चली गई है सेंसर लगाने वाली, अब क्या कर लेंगी मेरी यूएन या यूरोपियन यूनियन, ये क्या कर लेंगे, ये बच्चे हैं मेरे सामने, क्योंकि यूएसए का कंट्रोल जरूरी है। क्लियर। तो ईरान ने क्या किया, यूरेनियम एनरिचमेंट फिर से एनहांस करना स्टार्ट कर दिया। और क्या करा, अभी देखा जा रहा है एट प्रेजेंट में देखा जाए तो अभी भी ईरान 60% यूरेनियम एनरिचमेंट कर रही है। यूरेनियम एनरिचमेंट अभी भी 60% कर रही है, अभी भी 60%। और ये कंफर्म किसने किया है, ये कंफर्म किया है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी वीकेंड से एजेंसी ने, IAEA ने कंफर्म किया है कि ईरान अभी भी 60% यूरेनियम एनरिचमेंट कर रही है। दैट लीड टू डेवलप द न्यूक्लियर बम ऑल्सो इन अ स्मॉल क्वांटिटी। क्लियर। बट क्या हुआ, सेकेंड टर्म में डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला कि अब मैं फिर से ईरान पर कंट्रोल करना स्टार्ट करूंगा। क्लियर। देन आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोल दिया कि वी नीड डायरेक्ट कंसल्टेशन, वी नीड डायरेक्ट मीटिंग, नो नीड टू इनडायरेक्ट मीटिंग। बट ईरान क्या कह रही है कि वी ओनली वांट इनडायरेक्ट मीटिंग, हमें इनडायरेक्ट मीटिंग चाहिए ओमान में मीटिंग होने वाली है, और ईरान कह रही है कि हम इनडायरेक्ट मीटिंग करेंगे। बट डोनाल्ड ट्रंप साहब बोले कि ईरान का जो हेड ऑफ स्टेट है उसको बुलाओ ओमान के अंदर, मैं खुद डिस्कस करूंगा, और जो ईरान में यूरेनियम एनरिचमेंट ज्यादा हो रहा है इस पर कंट्रोल किया जाएगा, नहीं तो इसका ईरान बहुत बड़ा कंसिक्वेंस देखेगा। इवन ईरान को यह तक धमकी देती है अमेरिका ने कि आपके ऊपर बॉम्बिंग भी की जा सकती है, अगर आप यूरेनियम एनरिचमेंट का कंट्रोल नहीं रोकोगे तो आपके ऊपर बॉम्बिंग भी यूएसए स्टार्ट कर देगा, ये तक बोला है। क्लियर। तो यही न्यूज थी, चलते बनाएंगे। नेक्स्ट है टॉक इन पोर्टुगल ऑन द साइडलाइन ऑफ प्रेसिडेंट विजिट। क्या है कि हमारी जो प्रेसिडेंट मैम है मुर्मू मैम, वो 2 कंट्री पर गई हैं, 2 कंट्री विजिट पर गई हैं। कौन कौन सी, एक है पोर्टुगल और दूसरी है स्लोवाकिया। कौन सी, स्लोवाकिया। अब पोर्टुगल में क्या हुआ कि डिस्कस हुआ, अब इनको सबसे पहले पहुंचते ही इनको ऑनर दिया गया मैम को, जिसको बोलते हैं की व्हाट वी से दैट सिटी की ऑफ ऑनर, ये ऑनर दिया गया, सिटी की ऑफ ऑनर दिया गया इनको, और सम्मान किया गया हमारी मैम को। देन आफ्टर इन हमारी मैम ने प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट इंडियन पीपल लिविंग इन पोर्टुगल, जितने भी इंडियन पीपल पोर्टुगल कंट्री में रह रहे हैं उनको इंडिया ने हमारी मैम ने रिप्रेजेंट किया। इवन बोथ लीडर सेलिब्रेट 50 ईयर ऑफ रिलेशन, 50 ईयर रिलेशन को सेलिब्रेट भी किया। क्लियर। देन आफ्टर ये मैम 27 साल बाद कोई प्रेसिडेंट पोर्टुगल गया है हमारे इंडिया का, 27 ईयर बाद कोई प्रेसिडेंट हमारे इंडिया का पोर्टुगल कंट्री में गया है। और लास्ट टाइम कौन गए थे, लास्ट टाइम 1998 में के आर नारायण प्रेसिडेंट थे, ये गए थे कहां पर, पोर्टुगल में। इसके बाद हमारी प्रेसिडेंट मैम मुर्मू मैम गई हैं पोर्टुगल में। इवन बोथ कंट्री डिसाइडेड on the issue of free trade agreement, as you know that free trade agreement discussion started between India and European Union, so that's why Portugal is a European country
और दैट्स वाई वो भी चाहती है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए। इसके बाद हमारी मैम स्लोवाकिया कंट्री चली गई हैं, जो चेकोस्लोवाकिया था, अब वो चेक अलग हो गया है, स्लोवाकिया अलग हो गया है। चलते बनाएंगे। देखो इंडिया एंड यूएई मीटिंग, क्या हुआ कि यूएई के वीकेंड से हमारे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब की मीटिंग हुई। यूएई के इनके काउंटर पार्ट यूएई के ये इंडिया आए थे और इंडिया में मुलाकात हुई। अब इंडिया और यूएई के बहुत अच्छे रिलेशन है। मैं आपको सच बताऊं, यूएई और इंडिया बहुत अच्छा फ्रेंड है, वी कैन से डीपली फ्रेंड है, म्यूचुअल फ्रेंड है। और डेफिनेटली दुबई भी बड़ी मदद करता है, दुबई में जाना चाहिए। हमारा इंडिया बहुत अच्छा फ्रेंड है और हम सम्मान भी करते हैं यूएई का। क्लियर? हालांकि दुबई हर कोई जाना चाहता है, बट थोड़ा पैसा चाहिए। क्लियर? तो देखो क्या है कि डिस्कस क्या हुआ, आपको मालूम है, जैसे IIM अहमदाबाद, क्या हुआ कि IIM अहमदाबाद कैंपस खोला जाएगा दुबई के अंदर और कमेंसमेंट स्टार्ट भी हो जाएगा, कमेंसमेंट ऑफ MBA कोर्स फ्रॉम सितंबर 2025 से। क्या है कि इंडिया ने अपना कैंपस, वीकेंड से IIM अहमदाबाद का कैंपस खुला है, कहाँ पर? दुबई में। और इसी के साथ इंडिया का क्या हो जाएगा, जो MBA का कोर्स है दुबई में स्टार्ट हो जाएगा सितंबर 2025 से। क्लियर? सेकंड क्या कर रही है इंडिया सेटअप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, वी कैन से फॉरेन ट्रेड एट इंडियन पवेलियन इन एक्सपो सिटी है यूएई में। वहां पर जो इंडियन का पवेलियन बना हुआ है, वहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड खोलेगी। क्लियर? इंडिया सेटअप भारत मार्ट, इंडिया ने दुबई में भारत मार्ट भी खोला, याद रखना। और आपको याद है यूएई में हमारे जो हिंदू धर्म के भगवान का मंदिर है वो भी यूएई में है, याद रखना। और हमें पूजा भी करना चाहिए यूएई में। क्लियर? तो क्या है कि जो भी यूएई में वो पूजा करे, भगवान को माने, ऐसा ना करे, क्योंकि हमारा धर्म सर्वोपरि है। कोई भी धर्म हो, अगर आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आपका धर्म सर्वोपरि है, आपको धर्म पहले मानना है अपना। क्लियर? अगर आप जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आपको अपने धर्म पर विश्वास रहना चाहिए। अगर आप हिंदू हो तो हिंदू धर्म को मानो, अच्छे से मानो। अगर मुस्लिम हो, मुस्लिम धर्म को मानो। क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियन को मानो। बट हमें भगवान को जरूर मानना है। दैट इज अ पाथ टू द सक्सेस के पाथ है एक तरह से भगवान को मानना। ठीक है? हालांकि जो लोग ज्यादा पूजा करते हैं वो समय बर्बाद करते हैं, क्योंकि क्या है कि ज्यादा पूजा करोगे, भगवान ने हमें यहाँ पर कर्म करने भेजा है। भगवान ने ये ना बोला कि आप पूजा करो हमारी। पूजा लोग ज्यादा करते हैं, भगवान उनके ऊपर भी हंसते हैं, क्योंकि क्या है, ज्यादा पूजा करने वाले वो, अगर आपको पूजा करने ही भगवान को भेजना होता तो भगवान आपको ऊपर ही रख लेता। आपको कर्म करने भेजा है, भगवान को मानो, भगवान की पूजा करो। बस 4-4 घंटे भगवान की पूजा करना ये दर्शाता है कि आप बिल्कुल भी फ्री हो। क्लियर? चलते बनाएंगे। और इसके साथ वीकेंड से डिफेंस मिनिस्टर ने बोला, और वीकेंड से कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, डिफेंस मिनिस्टर कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड यूएई। देखो ये क्या होता है कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसमें हर तरीके से कोऑपरेट करा जाता है दोनों कंट्री के बीच में, जैसे डिफेंस, पीपल टू पीपल टाइज, और हर तरीके से वीकेंड से स्पेस, हर तरीके से कोऑपरेट करा जाएगा। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब ये होता है
कि दोनों कंट्री अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन कर लेगी तो दे आर बिकमिंग अ म्यूचुअल फ्रेंड एंड एवरीथिंग वॉट एवर द रिलेशन वॉट एवर द पॉइंट दैट नीड टू बी कंसल्टेड बिटवीन बोथ कंट्री आर सिंप्लीफाई। क्लियर, समझ गए मेरी बात को? ये डिस्कस हुआ इंडिया और यूएई के बीच में। देखो इंपैक्ट ऑफ एमएसएमई रिवीजन, मैंने आपको जैसे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से भगवान ने 1 अप्रैल से क्या किया है कि एमएसएमई के जितने भी टर्नओवर, वी कैन से टर्नओवर एंड इन्वेस्टमेंट को एनहांस कर दिया है, टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर दिया है फ्रॉम 1 अप्रैल। और 1 अप्रैल न्यू फाइनेंशियल ईयर से नए टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट को एनहांस कर दिया है। समझे मेरी बात को? अब कितना कर दिया है? तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है 2.5 टाइम और टर्नओवर बढ़ा दिया है 2 टाइम्स। अब देखो समझते हैं कितना बढ़ाया है। देखो पहले जो माइक्रो एंटरप्राइज है उसका पहले था 1 करोड़ और रिवाइज कर दिया 2.5 करोड़, ये क्या है इन्वेस्टमेंट। और टर्नओवर था 5 करोड़, उसको कर दिया 10 करोड़। और स्मॉल एंटरप्राइज के पहले थे 10 करोड़, इसको कर दिया 25 करोड़। और टर्नओवर था 50 करोड़, उसको कर दिया 100 करोड़। देन आफ्टर मीडियम एंटरप्राइज पहले था 50 करोड़, अब कर दिया 125 करोड़। और टर्नओवर था 250 करोड़, उसको कर दिया 500 करोड़। अब ये रिवाइज कर दिया है। क्लियर, अब इनके रिवाइज कर दिया। एमएसएमई अब ऐसे पछानी जाएगी। बट इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखो क्या है कि अभी हमारा इंडिया कोरोना से जूझ रहा था और सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ था? एमएसएमई को हुआ था। किसको? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को सबसे ज्यादा लॉस हुआ था। और इसी लॉस से उभरने के लिए अगर अभी इतना रिवाइज कर दोगे तो दैट इज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एमएसएमई। एमएसएमई को बेनिफिट नहीं मिलेगा। इनको बेनिफिट किसको मिलेगा? जो लार्ज इंडस्ट्री होंगी। बट स्मॉल और मीडियम को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इवन गवर्नमेंट सब्सिडीज भी इससे रुक सकती है। गवर्नमेंट के जो रिवाइज करे हैं इससे गवर्नमेंट के बेनिफिट भी रुक सकते हैं कुछ स्मॉल टाइम के लिए। अगर कोई भी नई चीज होती है तो उनको बेनिफिट देने में बड़ा ही टाइम लगता है। तो नए एमएसएमई के जो टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से कि एमएसएमई को बड़ा लॉस हो सकता है। और अगर एमएसएमई डूबी हमारे इंडिया की तो हमारी इंडिया ही डूब जाएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम द एमएसएमई एंटरप्राइजेस। समझे मेरी बात को? तो यही कहानी है। मेरे को रिवाइज फिर से बताना था टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट का, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। समझ गए होंगे आप। अब देखते हैं स्मार्टफोन एक्सपोर्ट इन इंडिया। एक और बच्चे न्यूज बहुत पढ़ लेते हैं। स्मार्टफोन, जैसे आप जानते हो कि इंडिया में हर पर्सन स्मार्टफोन चला रहा है। हर पर्सन स्मार्टफोन है उसके पास, चाहे वो पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, अगर 8th फेल भी होगा, जरूर वो व्हाट्सअप और फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने के लिए हमेशा वो मोबाइल रखेगा। और इंडिया का एक्सपोर्ट इतना एनहांस होते जा रहा है स्मार्टफोन में। मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर हमने स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट किया है, आप विश्वास नहीं मानोगे, 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ के हमने स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किया इंडिया ने, जिसमें से 1.5 लाख करोड़ तो आईफोन के हैं। देख रहे हो आईफोन का ट्रेंड, लोगों पे पैसा नहीं है जेब में, पर आईफोन चाहिए हमको, आईफोन दिखाना है। अब भैया आईफोन से क्या हो जाएगा? आईफोन जरूर लेना है, कुछ भी हो जाए, जेब में पैसा नहीं है, ईएमआई से ले लेंगे फोन, पर आईफोन जरूर रखेंगे। ऐसा फोन रखना क्या मतलब कि ईएमआई से लोगे? क्लियर? तो ऐसे मत करो। क्लियर? तो हालांकि मैं यहाँ कुछ और बता रहा हूँ कि स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट पिछले साल 2 लाख करोड़ रहा है, जिसमें से 1.5 लाख करोड़ तो आईफोन के रहे हैं, आईफोन ही एक्सपोर्ट हुआ है। और इंडिया में अभी स्मार्टफोन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला प्रोडक्ट बन गया है। स्मार्टफोन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला प्रोडक्ट बन गया है। यही न्यूज़ थी, मैंने आपको डेटा बता दिया, तो इसको मेंशन करके आया ना लास्ट ईयर में, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो। क्लियर? तो इसी के साथ ये 9 अप्रैल के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर करें। क्लियर? मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।